गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कम्पिटिटिव इंग्लिश लैंग्वेज को देखेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, तथ्य हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग तैयारी कर सकें, वो भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और उसके जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी को ना स्ट्रेटजी तक के तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब तक किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए रणनीति अच्छा से आप नहीं बनाएंगे ना, तो फेलवर होने की चांसेस जो है ज़्यादा होता है। आप स्ट्रगल करते रह जाइए, बड़ी मेहनत कीजिए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, वो भी कम्पिटिटिव प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा ये करेंगे कि ग्रामर की कौन कौन सी चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उन चैप्टर्स को केवल आज जानेंगे हम लोग, एक एक करके फिर एक एक चैप्टर को अगले क्लास में, हो सकता है कि किसी चैप्टर को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में हम लोगों को समझना पड़े, पढ़ना पड़े। करेंगे ऐसा, कंटिन्यू हम लोग बने रहेंगे। व्यूअर्स जो इस हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान महल में देख रहे हो इस वीडियो को, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ ना कि इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी को लेकर के कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक चैप्टर को हम लोग बारीकी से, जो भी क्लास ऑफलाइन चलाएंगे उसका ऑनलाइन वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी को लेकर के, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को हम लोग इस तरह देखेंगे। पहले आज की क्लास के हम लोग रूपरेखा को देख लेते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा बच्चों को देने का, सिखाने का, वो होगा ग्रामर। चूंकि ग्रामर जो है ना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इंग्लिश लैंग्वेज का, और वैसे कोई भी भाषा है उसका जो अपना ग्रामर होता है, जैसे मान लीजिए हिंदी का व्याकरण होता है, तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये उस भाषा को सिखाने के लिए एक मेथड जो इंक्लूड होता है, मेथड होता है, वो सारे चीज़ इस ग्रामर में होता है, जहाँ पे कि सीख लेने के बाद त्रुटि होने की संभावना 0% हो जाती है। इसलिए हम लोग ग्रामर को सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक अलग चैप्टर जो ग्रामर से ही लिया गया है, और इसको कहते हैं हम वोकेबलरी का तात्पर्य यहाँ पे है शब्दकोश से। हालांकि इसको ये तो एक तरह से ग्रामर के जो चैप्टर है उसमें ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको अलग क्यों देखेंगे? ऐसा इसलिए देखेंगे ना कि कोई भी भाषा जो है ना, भाषा का शब्द जो है, शब्दकोश जो है, वो एक समंदर की तरह होता है और इसको सीखना बेहद ज़रूरी होता है। मान लीजिए ग्रामर के माध्यम से आप सीख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, या जो कुछ भी सीखते हैं मेथड वो सीखते हैं, लेकिन अगर वर्ड पावर आपकी अच्छी नहीं है ना, तो फिर वो सारे सीखा हुआ जो ग्रामर है, अध्ययन है, वो बेकार सा लगता है, फीका सा लगता है। इसलिए हम लोग वोकेबलरीज को अलग इस रूप में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे एफिक्सेज को, और एफिक्सेज के 2 खंड होते हैं। एक होता है प्रीफिक्सेज और दूसरा होता है सफिक्सेज। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को, प्रीफिक्सेज और सुफिक्सेज को बारीकी से देखेंगे। जैसे हिंदी में इसको कहें तो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ना। इस चैप्टर को हम लोगों को अध्ययन करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि वर्ड पावर हमारे पास बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड आपको याद है राइट, ठीक है, तो राइट मीन्स लिखना होता है, WRIT, राइट मीन्स लिखना। अब राइट से राइट्स, राइटिंग, रिटेन, राइटर आदि बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और ये किसके हेल्प से?
तो एफिक्सेस के हेल्प से, यानी कि या तो प्रीफिक्स होगा या तो सुफिक्स होगा। इसका हम लोग इसीलिए अलग तरह से विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और अगला लास्ट जो स्ट्रेटजी होगा वो होगा पैटर्न। पैटर्न्स का तात्पर्य यहाँ पे है कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग जो पैटर्न पूछे जाते हैं इंग्लिश पेपर को लेकर के, इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझते चलेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किन किन एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स को, कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से तथ्यों को शामिल किए जाते हैं। पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न के साथ ही अगला पॉइंट जो होगा वो होगा प्रैक्टिस का। देखिए प्रैक्टिस जो है ना, एट लास्ट सभी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिस महत्वपूर्ण हो जाता है, जो फाइनल तैयारी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इन सभी को छोड़ते हुए पहला जो प्राथमिकता हम देंगे वो देंगे ग्रामर की। ठीक है, ग्रामर की। तो ग्रामर में किन किन चैप्टर्स को हमको जानना है, अध्ययन करना है, उसके बारे में एक एक पॉइंट को देखते हैं। ग्रामर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सिंटैक्स को देखेंगे। अच्छा, सिंटैक्स है क्या? चूंकि ग्रामर में पहला चैप्टर हमने शामिल किया है, सिंटैक्स है क्या? सिंटैक्स जिसका हिंदी होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास मतलब कि वाक्यों को हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि वाक्य में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे मिला करके एक वाक्य बनता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लोग जो मूल चीज़ सीखेंगे वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट सीखेंगे। एग्रीमेंट के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज होता है, जिसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे आए हैं और वो लगेंगे कि देखने में तो प्लूरल हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए स्पेक्टिकल्स कहेंगे तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है स्पेक्टिकल्स से, लेकिन इसका जो यूज होता है वो सिंगुलर के रूप में होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे जहाँ पे सिंगुलर के तरह दिखेंगे लेकिन उसका यूज प्लूरल की तरह होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बारीकी से समझेंगे सिंटैक्स में। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स। आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल का नाम तो अवश्य सुना होगा आप लोगों ने। आर्टिकल्स ग्रामर में दो जो होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। और इसमें जो होता है ना, जैसे एन दोनों मिलाकर के एक आर्टिकल है जिसका कैटेगरी है इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक द है जो डेफिनिट आर्टिकल है। इसको भी हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, और आर्टिकल के बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन को। नाउन मीन्स संज्ञा, ये तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, नाउन ऑफ द नंबर। अच्छे, नाउन को तो जान रहे हैं आप लोग, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नाउन ऑफ द नंबर पढ़ना है वो पढ़ना है नाउन की जो नंबर है, संख्या है, उसको लेकर के पढ़ना है। क्योंकि जैसा मैंने पहले जिक्र किया सिंटैक्स में कि कोई ऐसे वर्ड्स जो कभी कभी सिंगुलर दिखता है लेकिन प्लूरल की तरह यूज होता है, कभी प्लूरल दिखता है और सिंगुलर की तरह यूज होता है। इसमें हम लोग पार्टिकुलरली उस तथ्य को जानेंगे। इसके बाद का चैप्टर होगा ना, वो होगा नाउन ऑफ द जेंडर। जेंडर मीन्स जानते हैं ना, जेंडर मीन्स लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फेमिन, मैस्कुलिन आदि जो जेंडर हम लोग हैं इसमें बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जेंडर को लेकर के अगर हम बात करें तो जिसमें कि वर्ड से क्लियर नहीं हो पाता है कि वो फेमिन है या मैस्कुलिन है। जैसे बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, टीचर को ले लीजिए ना आप, टीचर। अब टीचर वर्ड को आप क्या कह सकते हैं, मैस्कुलिन या फेमिन? चूंकि देखिए यहाँ पे टीचर कोई भी हो सकता है, एक महिला भी टीचर हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर वर्ड है, इसको आप क्या कहेंगे? एक महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है और एक पुरुष भी प्रधानमंत्री बन सकती है। तो वैसा कंडीशन में तो डिपेंड करता है ना कि है कौन उस वर्तमान स्थिति में। ठीक है, तो ये देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नाउन ऑफ द केस को देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो देखेंगे वो प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, जो संज्ञा बोलते हैं ना कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं, उस
पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन, और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव को देखेंगे। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है, यानी कि वे वर्ड जिससे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के यानी कि नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव यहाँ पे होते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज को देखेंगे। डिग्रीज 3 तरह के होते हैं ग्रामर में। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, न तापमान वाले टेम्परेचर की डिग्री की बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं ग्रामर की। और ग्रामर में डिग्रीज 3 होते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इन डिग्रीज को जो अलग अलग चेंज, यहाँ पे वर्ड जो दिया हुआ है चेंज, इसका तात्पर्य ये हुआ कि डिग्री को ध्यान में रखते हुए किसी भी सेंटेंस के भाव को सेम रखते हुए सेंटेंस को अलग तरीके से अलग फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के बाद देखेंगे हम लोग नरेशन। नरेशन का हिंदी बोले तो कथन होता है। और ग्रामर में हम लोगों को जो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स जानते हैं, इसको जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में जानते हैं इस चैप्टर को, नरेशन को। ये भी सीखेंगे। नरेशन के बाद हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं वॉइस मीन्स ऐसे आवाज़ होता है, लेकिन ग्रामर में हम लोगों को वॉइस जो पढ़ना होता है वो इस हिसाब से पढ़ना होता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप लोग नाम तो अवश्य सुना होगा 10th में 11th में, ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखना होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रिमूवल ऑफ टू को देखेंगे। रिमूवल ऑफ टू जो बहुत मतलब क्या कहा जाए, 8, 9, 10th के सिलेबस में भी ये चीज़ें शामिल है जो ग्रामर से पढ़ना होता है। रिमूवल ऑफ टू में देखना होता है कि चूंकि यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि इसके 2 अर्थ बनते हैं, एक होता है इसका भी और एक होता है अधिक। तो यहाँ पे हम लोगों को भी को नहीं बल्कि अधिक वाले भाव में देखना है। मतलब ये हुआ कि इसको टू को कैन से हटाया जा सकता है, ऐसा ग्रामर का सिद्धांत कहता है, और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहेंगे तो जैसे कहेंगे ही इज़ टू वीक टू वॉक, का मतलब हुआ कि वो इतना अधिक कमजोर है कि चल नहीं सकता। इसी को अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि ही कैन नॉट वॉक, मतलब कि वो चल नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ टू को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब देखेंगे। वर्ब भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे एक्सिलरी वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, डिफिनिट वर्ब होता है, इंडिफिनिट वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पे हम लोग मूल रूप से काइंड्स को भी देखते हुए इसकी विशेषता जो है और कॉम्पिटिटिव जो पर्सपेक्टिव्स बनते हैं यहाँ पे उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स फॉर्म को पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स का तात्पर्य हुआ कि टेंस में आप देखते हैं कि V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि इसको कहें प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो पढ़ते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग जानेंगे। और इसमें से कुछ ऐसे जो मेन वर्ब्स हैं और ज़रूरत पड़ने पर यानी कि वाक्य का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के भी स्थान पर आते हैं ए वर्ब्स फॉर्म, और तब वैसे कंडीशन में हो सकता है कि उसको जेरंड और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ जो है देख पाएंगे हम लोग अच्छी तरह से। वर्ब फॉर्म के बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब्स को देखेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। ऑक्सिलियरी मीन्स होता ही है सहायक क्रिया को भी देखेंगे, जो हम लोग अलग अलग भागों में बांट करके देखेंगे। जैसे टेंस के एक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल्स के एक्सिलरी वर्ब होते हैं, शुड, कुड, में, माइट, आप लोग जानते हैं, इज है, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैड, हैव, हैज, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मीन्स क्या होता है? एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, वैसे वर्ड्स जो क्रिया की करने के जो मैनर होते हैं ना उसको बतलाते हैं।
उससे इस बात को पता चलता है कि किसी भी एक्शन को करने के लिए सब्जेक्ट के पास तरीका क्या है। जैसे अगर कहेंगे कि ही इज़ गुड, तो गुड वर्ड है ना, वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कहेंगे ही राइट्स गुड, तो कहेंगे यहाँ पे जो गुड है वो एडवर्ब है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ही इज़ गुड में प्रोनाउन की ही उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, लेकिन कहेंगे ही राइट्स गुड तो उसके लिखने की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे जो गुड है वो एडवर्ब है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एडवर्ब के माध्यम से देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के जस्ट आफ्टर पढ़ेंगे हम लोग कंजक्शन। अच्छे, कंजक्शन और प्रीपोजिशन जो है ना, मेरा मानना है कि दोनों एक ही चीज़ है और है भी। प्रीपोजिशन और कंजक्शन जो है ना, दोनों का काम क्या है ग्रामर में जानते हैं? बस जोड़ना, और जोड़ना में फ़र्क यही है दोनों में, दोनों जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन का काम है दो शब्दों को जोड़ना, लेकिन कंजक्शन का काम है दो सेंटेंस को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ना। तो ये दोनों जोड़ना हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे कंजक्शन का दो वाक्यों को जोड़ करके एक लंबे वाक्य बनाया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, इस तरह का, और ये सब हम लोग सीखेंगे। प्रीपोजिशन का देखिए ग्रामर में ना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंस और पूरी बात को कहने के लिए प्रभावी तरीके से प्रीपोजिशन का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे होता है ना, इन, ऑन, बाय, विथ, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है, और उसके बिना जो है सेंटेंस अधूरा लगता है, ठीक है। और कंजक्शन के बाद हम लोग जो अगले चैप्टर में सीखेंगे वो सीखेंगे नॉन फिनिट्स को पढ़ेंगे। नॉन फिनिट यहाँ पे वर्ब है, उसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। चलिए यहाँ पे अब हम इधर को इरेज कर देते हैं और अगले कुछ और चैप्टर्स बच रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, लिखते हैं और जानते हैं। अब नॉन फिनिट्स आएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग को। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन प्रश्न, और टैग भी आ रहा है। टैग का मतलब होता है जोड़ना। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, लेकिन क्या कहा जाए, 100% पूछने वालों को भी यकीन नहीं होता है उसके जवाब में, लेकिन ये बात होता है उस क्वेश्चन टैग से ये पता चलता है कि जो सवाल कर रहा है इस सवाल को लेकर के उसके पास कुछ पहले से आंसर है, लेकिन उसमें डाउट है, इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए वो ये सवाल करता है। जैसे पढ़ाने के दौरान टीचर्स जो हैं अक्सर स्टूडेंट्स से पूछा करते हैं कि समझ गए ना, तो ये जो न लगाते हैं ना, वो सेंटेंस क्वेश्चन टैग का है। समझ रहे हैं आप भी ना? ये देखिए, न लगा ना, ये क्वेश्चन टैग का है। इससे हम लोग यहाँ पे ये चीज़ सीखेंगे। अगला पॉइंट होगा एम्फेटिक विथ डू, डज, डिड। अच्छा, डू, डज, डिड जो है ना, ये आपको ग्रामर में महत्वपूर्ण है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है, जिसके माध्यम से सेंटेंस को एम्फेटिक बनाया जाता है। जैसे कहेंगे कि उसके पास पैसा है, तो ये नॉर्मली बात है कि पैसा है, लेकिन अगर कहेंगे उसके पास तो पैसा है ही, तो यहाँ पे उसके पास तो पैसा है ही, एम्फेटिक, इसमें आपको डू, डज, डिड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगला है कॉमन इरर। अच्छे, ग्रामर में क्या कहें, ग्रामर में तो है ही, पढ़ा है हम लोगों को ही, लेकिन कंपिटिटिव जो कोई बुक देखेंगे उसमें आपको सवाल मिल ही जाएंगे अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हो तो, इरर को लेकर के। और इसमें इरर दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो सकते हैं कि वर्ड्स का इरर, स्पेलिंग, और दूसरा हो सकता है सेंटेंस में इरर, जो ग्रामेटिकली देखना होता है। और इस चैप्टर में हम लोग कॉमन इरर में इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेज। अच्छा, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेज में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस को करेक्शन करने के लिए। करेक्शन मतलब छांटना, ठीक है, और वो भी इरर जो है वो छांटना, यानी कि ग्रामेटिकली सेंटेंस में जो त्रुटियां हो सकती है उसको, कि कैसे हम लोग पकड़ पाएंगे कि सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली या नहीं है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? इसमें हम लोग ये चीज सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का भाव जो है सेम रखते हुए उसके फॉर्मेट में, उसके स्ट्रक्चर में सेंटेंस के कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, कौन शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन नहीं जानता है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को सब कोई जानता है, ठीक है। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है। भाव सेम है लेकिन कहने के तरीके बदल गए। यह घर कितना सुंदर है, कहने का भाव ये है कि यह घर बहुत सुंदर है। ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। इसके बाद देखेंगे हम लोग जो ग्रामर का महत्वपूर्ण और कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स और दूसरा इसी का है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। यहाँ पे साइनोनिम्स जो है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहेंगे बेहतर होगा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द यानी कि ऐसे वर्ड्स जो दूसरा वर्ड को अगर सिलेक्ट करें तो उसी भाव, उसी सेंस, उसी अर्थ में हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को देखेंगे। एंटोनिम्स मतलब यहाँ पे विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं, और विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द। उल्टा शब्द को भी देखेंगे। जो मुझे लगता है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हो तो उसमें 4 सवाल 5 सवाल घुसेड़ ही दिए जाते हैं, आते ही आते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे इस चीज को सीख लेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट्स होगा वो होगा वन वर्ड। चलिए, लगता है कि इधर भी हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है। वन वर्ड सबस्टिट्यूशन, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन। वन वर्ड सबस्टिट्यूशन का तात्पर्य, जिसको हिंदी वर्ड में समझ लीजिए, तो जिसको कहते हैं हम लोग एक शब्द के लिए अनेक शब्द, या अनेक शब्द के लिए एक शब्द में क्या कहा जा सकता है, इस चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन। इसके बाद पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स एक ऐसे वर्ब, फ्रेजल का हिंदी होता है कि लफ्ज जो होता है, उस फ्रेजल वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा होता है ना कि लुक मीन्स क्या होता है, देखना, लेकिन अगर लुक के साथ फॉर लगा दें तो लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। आस्क मीन्स होता है पूछना, लेकिन आस्क फॉर का लगा देंगे तो मांगना, उम्मीद करना, आशा करना। तो इस चैप्टर में हम लोग फ्रेजल वर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। एक अगला चैप्टर जो होगा वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज्ड, ऐसे वर्ड जिसमें कन्फ्यूजन का जो सोच होता है वो बना रहता है, कंफ्यूज लगता है वर्ड्स में। जैसे राइट को ले लीजिए, मैंने बोला राइट, आप कौन सा राइट समझ रहे हैं? WRIT राइट वाला समझ रहे हैं, या कि RIGST राइट वाला समझ रहे हैं? एक RIT राइट मीन्स भी होता है, एक राइट भी होता है RIOT राइट, जिसको बोलते हैं क्या, दंगा होना। एक राइट मीन्स लिखना, एक राइट मीन्स अधिकार। तो इस तरह कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, और कंफ्यूजिंग वर्ड जैसे ही क्लियर होता है तो हम लोग पढ़ेंगे इसको आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं मुहावरा, ठीक है। मुहावरा भी पूछे जाते हैं, 2-3 सवाल जो है मुहावरा का पूछ दिए जाते हैं। मुहावरा के साथ जो होता है एक प्रोवर्ब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कहावत ना, कहावत। और ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है कॉम्पिटिटिव दृष्टि से, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोवर्ब्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोवर्ब्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेलिंग टेस्ट। वही स्पेलिंग टेस्ट जो हम लोग यहाँ पे शायद पहले बारीकी से कॉमन ईरर में भी चर्चा किए थे। स्पेलिंग का जो गलती होने की संभावना रहता है, जैसे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, और उसमें एक ही वर्ड के जो स्पेलिंग है उसको इधर उधर उलट करके दे दिए जाएंगे, और उसमें से एक होगा जो सही होगा।
तो भाई ये चैप्टर को अच्छी तरह से जो अध्ययन किया हुआ रहेगा वही तो छांट पाएगा ना, नहीं तो 4 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन जो वास्तव में अगर जानकार हैं, पता है क्लियर, तो आप छांट पाएंगे इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स से। तो यहाँ पे पढ़ेंगे। और एट लास्ट जो हम लोग लास्ट करेंगे चैप्टर वो होगा मिसलेनियस। मिसलेनियस का हिंदी होता है विविध। मतलब कि यहाँ पे जैसे पंडित जी कोई पूजा पाठ कराते और एट लास्ट कुछ छूट न जाए मंत्र, लास्ट में बोल देते हैं स्वाहा। उसी तरह हम लोग लास्ट में करेंगे स्वाहा किस पर जाकर के, मिसलेनियस पर। मतलब होता है विविध, और भी कुछ छूट रहा हो तो यहाँ पे हम लोग आकर के जिक्र करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर संबंधी जो चैप्टर्स हैं, बातें हैं सीखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, ध्यान रखेंगे कि इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस स्ट्रेटजी के साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।